लेकिन मैं डरपोक और कायर नहीं हूं। मैंने जनता के साथ कोई भी गलत काम नहीं किया, इसलिए जनता की अदालत में बार बार जाता हूं। जिस दिन जनता के समझ में आएगी बरी कर देगी। बहुगुणा जी का बनाया हुआ मंत्र कि निराशा का चैप्टर अपनी राजनीति के अगर करनी है तो अपने उसका चैप्टर ही उड़ा दो, पन्ना ही गायब कर दो उसका। प्रसव पीड़ा में बहन जो है मसूरी की, वो अस्पताल में जा रही है और मसूरी के अस्पताल में गेट में ताला लगा हुआ है, उसका बच्चा गेट में पैदा हो जा रहा है। यहाँ पे अंकिता भंडारी जैसी बहन के साथ इतना जघन्य अपराध हो। उत्तराखंड के अंदर जहाँ 0 क्राइम डिस्ट्रिक्ट थे पहाड़ के सारे, उन डिस्ट्रिक्ट्स में आज रेप हो रहे हैं, लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, हत्या हो रही है। इसलिए उत्तराखंड बना था। वो हेमवती नंदन बहुगुणा जी के शारीरिक पुत्र, उनके शरीर से पैदा हुआ, लेकिन मैं बहुगुणा जी के विचार से पैदा हो रहा हूँ। जब सुबह घर से निकलता हूँ तो ये ईश्वर से प्रार्थना करके निकलता हूँ कि कोई मेरे पास अगर मदद के लिए आए तो मैं कुछ कर पाऊँ उसके लिए। अच्छा, अक्सर यहाँ उत्तराखंड में प्रचार किया जाता है, जनता को भी यही लगता है कि जो उत्तराखंड राज्य जो बना है ये कहीं ना कहीं भाजपा की देन है, और भाजपा प्रचार भी करती है, भाजपा ने ही इस राज्य का निर्माण किया है, भाजपा ने दिया है और भाजपा ही करेगी। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं क्या ये मुलायम सिंह यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री थे सपा के, ये किसी की देन नहीं, क्या उनका विजन था ये किसी की, और ये लोग नहीं समझ पाए? ये किसी की देन नहीं है, ये तो पहाड़ के लोगों की पीड़ा, पहाड़ के लोगों का संघर्ष, पहाड़ की माताओं का, पहाड़ के नौजवानों का बलिदान, उसके कारण उत्तराखंड बना। मेरे कारण थोड़ी बना। बलिदान में भी मुलायम सिंह जी के कारण या अटल बिहारी जी के कारण या नहीं, उन्होंने हरी झंडी थी, आप ये कह रहे हैं ना मुलायम सिंह यादव चाहते थे। मैं देखिए, मैं एक प्रोसेस की बात कर रहा हूँ जो ऐतिहासिक तथ्य है। लेकिन मुलायम सिंह यादव जिसको चाहते थे, वो चाहते थे कि उत्तराखंड बने। मुलायम सिंह यादव ने 1992 में समाजवादी जनता पार्टी का विभाजन कर दिया इस बात पे कि चंद्रशेखर जी ने टीवी में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम छोटे राज्यों के पक्ष में नहीं है, जबकि मुलायम सिंह जी उससे 15 दिन पहले देहरादून में आकर के वेडिंग पॉइंट जो टोनी जी का है हरिद्वार रोड में, उसमें ये अनाउंस कर गए थे कि हम अगर समाजवादी जनता पार्टी के लोग उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में या दिल्ली में सरकार में आएंगे तो हम इस प्रोसेस को शुरू करेंगे। ये तो ऑन रिकॉर्ड है भाई। नहीं, ये कम्युनिकेट नहीं हो पाया आज तक जनता, ये कम्युनिकेट नहीं हो पाया तो ये हमारी गलती है, जो हमें बोलना चाहिए। मैं बोलता रहता हूँ, लेकिन अकेला कहाँ तक मैं बीन बजाऊंगा? मैं तो बोलता हूँ इस बात को, और मैं कभी संकोच नहीं करता, मैं इस बात का डर नहीं करता कि लोग मेरे ऊपर कोई बैकलैश करेंगे। और उसके बाद ये सत्य है कि पार्टी विभाजित हुई, समाजवादी पार्टी बनी। समाजवादी पार्टी जब बनी तो उसमें 4 और 5 जनवरी आप समाजवादी पार्टी के दफ्तर में जाइए, उसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का रिकॉर्ड निकाल लीजिए। कोपरनिकस मार्ग में कार्यकारिणी की बैठक हुई। ये भी ऐतिहासिक तथ्य है और ये रिकॉर्ड में है कि 2 कमेटी बनी, विनोद बर्थवाल कमेटी और कौशिक कमेटी। दोनों कमेटी किस लिए बनी? उत्तराखंड राज्य बनाओ। कौशिक कमेटी को जब संकल्प पारित हुआ उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहली बार, उत्तराखंड राज्य का निर्माण का कब हुआ? 24 अगस्त 1994। आंदोलन चल रहा था, अपने उरूज पे था। मुलायम सिंह मुर्दाबाद चल रही थी, हमारी भी मुर्दाबाद हो रही थी, पुतले भी फूक रहे थे। उस समय उत्तर प्रदेश की विधानसभा से उत्तराखंड राज्य के निर्माण के पक्ष का प्रस्ताव पारित हुआ। कौन मुख्यमंत्री था, कौन सरकार थी? तो ये ऐतिहासिक जो बातें हैं वो कौन झुटला सकता है? भाजपा ने इनकैश कर लिया है। देखिए, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि आदि मैं पहले बोल चुका हूँ। ये तो तुलसी बाबा बोल के गए भैया। ये हमारे हाथ की बात है क्या? मेरे हाथ की बात होती तो आज कौन कौन कैसे 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 बन गए। हम तो अभी ढूंढ ही रहे हैं गड्ढों में सड़क, और सड़क में गड्ढे। लोग थूक जिहाद से और लव जिहाद से और मंदिर और मस्जिद और नारे लगा करके बन गए क्या क्या। हमें इस पे अफसोस नहीं है। अफसोस नहीं है, लेकिन उत्तराखंड जनता को आज भी अफसोस है। हमें इस बात का कष्ट रहता है कि हम अगर कहीं किसी स्थिति में पहुंचते तो उसका लाभ किसको होता? किसके लिए हम बनना चाहते हैं? मैं क्यों बनना चाहता हूँ? मुझे गाड़ी चाहिए क्या? बंगला चाहिए क्या? मुझे कोई तनख्वाह चाहिए? मुझे कोई भत्ते चाहिए विधानसभा के? हमें क्या चाहिए? ईश्वर की बहुत कृपा है, आप लोगों का बहुत आशीर्वाद है, जनता का बहुत आशीर्वाद है, हमारे पितरों का बहुत आशीर्वाद है। हमारे पास सब कुछ है। हमें क्या चाहिए? हमें अगर ताकत थोड़ी भी चाहिए तो ताकत इसलिए चाहिए कि जो हम इस राज्य की निर्माण के लिए, जो हमारा सपना था, हम जैसा राज्य चाहते थे, क्यों उत्तराखंड बने? किसी के पास जवाब है आज? हाकम सिंह पैदा हो यहाँ पे, पैसे लेकर के भर्तियाँ हों, संजय धारीवाल पैदा हो यहाँ पे अंकिता भंडारी जैसी बहन के साथ
इतना जघन्य अपराध हो उत्तराखंड के अंदर, जहां 0 क्राइम डिस्ट्रिक्ट थे पहाड़ के सारे, उन डिस्ट्रिक्ट्स में आज रेप हो रहे हैं, लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, हत्या हो रही है। इसलिए उत्तराखंड बना था। प्रसव पीड़ा में बहन जो है मसूरी की, वो अस्पताल में जा रही है और मसूरी के अस्पताल में गेट में ताला लगा हुआ है, उसका बच्चा गेट में पैदा हो जा रहा है। ये मैं पीड़ा बोल रहा हूँ, ये हमें एमएलए, लेकिन तस्मानी जी ये तो पीड़ा है, ये हर उत्तराखंडी की पीड़ा है, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य को उसके लेकर लिए कुछ करना पड़ेगा ना पीड़ा के लिए। अब पीड़ा केवल पीड़ा बोलने से तो नहीं होगी। जो हम लोग जिम्मेदार हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप, हम छोटे नहीं हैं। अब शैशव काल में उत्तराखंड नहीं है, 24 साल का युवा उत्तराखंड है। उस 24 साल के युवा उत्तराखंड की अगर राजधानी भी अगर आज परमानेंट नहीं है, कौन दोषी है? आज 24 साल बाद भी उत्तराखंड में अगर पुलिस का एलोकेशन थानों में, चौकियों में अगर दरोगा नहीं है, पुलिस के सिपाही नहीं है, हेड कांस्टेबल नहीं है, ट्रैफिक के सिपाही चौराहों पे नहीं है, और लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं, और उनको रोजगार देने की अगर बात होती है तो दलाल पैदा होते हैं, भर्ती में घोटाला करते हैं, पेपर लीक होते हैं। इसलिए उत्तराखंड बना था। ये बड़ा सवाल है, इसलिए उत्तराखंड बना था। लेकिन जसपाल जी एक सवाल जरूर खड़ा होता है, आज भी उत्तराखंड के आम जनमानस के अंदर एक सवाल जरूर है कि जब आंदोलन हो रहे थे उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए, तब गोली चलाई गई और उसका जो पूरा जो एक ब्लेम है ये सपा सरकार को दिया गया, मुलायम सिंह यादव जो उस टाइम साहब मेरे ऊपर भी ब्लेम लगा दिया गया। मैं आप और कहीं ना कहीं इसका यही मेरा सवाल है इसका आपसे, संकोच मत करिए, आपको मेरे ऊपर भी आरोप लगा। नुकसान होता है इस चीज़ का? मैंने 18 साल मुकदमा झेला, 506 पेशियां कचहरी में खड़े होकर के झेली हैं, और कोर्ट से बाकायदा बरी होकर के आया हूं। आरोप लगा, मैंने उस आरोप को झेला। मैं चाहता तो मैं एनडी तिवारी के किचन कैबिनेट का मेंबर था, बहुत नज़दीक था उनके, बहुत चाहते थे मुझे। मेरे कहने से, मेरे आग्रह पर उन्होंने इस राज्य के गोरखा समुदाय को पिछड़े वर्ग के आरक्षण में शामिल किया। मैं एनसीपी का अध्यक्ष था, तब भी उन्होंने मेरी आग्रह को स्वीकार किया। और मैं चाहता तो विजय बहुगुणा मेरे बहुत नज़दीक थे, मेरे गुरु भाई थे, मैं उनके भी किचन कैबिनेट का मेंबर कहलाता था। रोज मुख्यमंत्री के घर में, मुख्यमंत्री के दफ्तर में, हर मुख्यमंत्री से मैं आपसे कह रहा हूँ, और मैं मुकदमा झेल रहा था उस समय। लोगों ने अपने मुकदमे वापस कराए, मैं भी चाहता, मैं भी, लोगों ने चोरी के मुकदमे वापस कराए। मेरे ऊपर कभी चोरी का मुकदमा नहीं लगा, कभी किसी महिला के साथ अभद्रता का मुकदमा नहीं लगा। मुकदमा क्या लगा? किसी मुकदमा क्या लगा बता मैं बता रहा हूँ कि मेरे ऊपर कभी कोई ऐसा, मेरे चरित्र के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे घर के ऊपर, मेरे व्यक्तिगत कभी कोई इस तरह का आरोप नहीं लगा। मेरे ऊपर उत्तराखंड राज्य के आंदोलन में मेरे घर में मैं मौजूद था, कर्फ्यू लगा हुआ था। उस कर्फ्यू के दौरान एक भीड़ आई, लोग आक्रोश में भी थे, गुस्से में भी थे। 2 अक्टूबर की घटना हो रही थी, 3 अक्टूबर की घटना है। मेरे घर पर लोग आए, मेरे पास Y+ सुरक्षा थी। Y+ सुरक्षा किसको मिलती है? मैं तो देता नहीं हूँ सुरक्षा, राज्य की सरकार देती है, जिला प्रशासन देता है। मेरे पास Y+ सुरक्षा थी, 8 मेरे पास सुरक्षा गार्ड थे। मेरे घर पर जब आक्रमण हुआ वहाँ पर, तो उसमें फायरिंग हुई। फायरिंग में एक लड़के की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। उस मुकदमे में पुलिस वालों की फायरिंग का मुकदमे में मेरा नाम भी डाल दिया गया, मेरे ऊपर आरोप लगा दिया गया। और उस आरोप में पुलिस ने मुझे पहले क्लीन चिट दिया। उसके बाद जब हाईकोर्ट इलाहाबाद में एक मामला गया, तो उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक इन जनरल ऑर्डर पास किया कि ऑल द पुलिस एट्रोसिटीज, सुनिए वो मैं आपको दूंगा उसको, ऑल द पुलिस एट्रोसिटीज मैटर्स विल बी investigated by the CBI and that matter was also included in that, जिसकी जांच हो चुकी थी, जिसकी पुलिस ने FR कोर्ट में दाखिल कर दी थी, उसका री इन्वेस्टिगेशन हुआ। री इन्वेस्टिगेशन 1.5 साल चला, और 1.5 साल में CBI क्या फाइंडिंग निकाल पाई? जो पुलिस की फाइंडिंग थी, सारी फाइंडिंग्स वही थी कि पुलिस की फायरिंग हुई, ऐसे ऐसे अटैक हुआ, ऐसी बात हुई, पुलिस ने फायर किया। लेकिन उसमें एक जुमला जोड़ दिया कि पुलिस को फायरिंग का आदेश सूर्यकांत धस्माना ने दिया। अब आप पत्रकार हैं, पढ़े लिखे हैं, IPC CRPC भी पढ़ते होंगे, पुलिस रेगुलेशन एक्ट भी पढ़ते होंगे। फायरिंग का आदेश कौन दे सकता है? सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर और द मजिस्ट्रेट। 18 साल मैंने वो दाग धब्बा, जो मैंने अपराध किया ही नहीं था, उसको झेला। मेरा सारा कैरियर तबाह हो गया। जिस उत्तराखंड के अंदर, जिसके लिए हमने इतना बड़ा राज्य का निर्माण का रिपोर्ट बनाई, जिसके लिए इतना काम किया,
और उस उत्तराखंड राज्य में ये आरोप मेरे ऊपर लगा और उस आरोप को धोने के लिए 18 साल अदालत में मेरे राजनीतिक जाया दर्श हुए। झेला है आपने। 18 साल मेरे जाया हुए। मैं चाहता तो मैं मुकदमा वापस करवा लेता, लेकिन मैं लड़ करके निकलना चाहता था, मैं साफ निकलना चाहता था। और मैंने 18 साल वो मुकदमा कोर्ट में लड़ा और कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया, ये कहते हुए कि कोई भी किसी भी प्रकार का आरोप साबित नहीं है। और ये फायरिंग जिन लोगों ने की थी वो सारी बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, वो सारी रिपोर्ट्स के साथ उन लोगों को सजा हुई। आप कोर्ट से तो बरी हो जाते हैं, लेकिन जब जनता की अदालत में जाने की बारी होती है, सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि जनता की अदालत से बरी कब होंगे। क्योंकि अक्सर जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जनता की अदालत से जो राजनीतिक पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं सब मुद्दा बनाने की कोशिश करती है। वो हमेशा बनाती रहे। मैंने आपको बताया मेरे ऊपर कैरेक्टर का कभी आरोप नहीं लग सकता, मेरे ऊपर रिश्वत देने का आरोप नहीं लग सकता, मेरे ऊपर किसी गबन का आरोप नहीं लग सकता, मेरे ऊपर मेरे परिवार के मेरे बड़े भाई डॉक्टर हैं, मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर है, मेरा भतीजा डॉक्टर है, मेरे घर में सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब। मैं गलती से एक्सीडेंटली राजनीति में फंस गया, अदरवाइज मेरी 7 पीढ़ियों पहले और 7 पीढ़ियों के बाद कोई राजनीति में नहीं। मैं अकेला व्यक्ति राजनीति में हूँ, लेकिन मैं फेस करने वाला हूँ। मैं चाहता तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, मेरे तो सब ठीक है, अच्छी बात है, मैं कहीं व्यापार कर सकता था, मेरे अपने व्यापार भी हैं, मेरे परिवार के व्यापार भी हैं, मेरे घर में सब सेटल है। मैं चाहता तो अपना रास्ता बदल सकता था, लेकिन मैं डरपोक और कायर नहीं हूँ। मैंने जनता के साथ कोई भी गलत काम नहीं किया, इसलिए जनता की अदालत में बार बार जाता हूँ। जिस दिन जनता के समझ में आएगी बरी कर देगी। ये बड़ा सवाल है और हम चाहेंगे जनता और जल्दी बरी करे। मुझे कोई किसी भी प्रकार की कोई अपराध बोध नहीं है। मैं जिस दिन बरी हुआ था, मैंने हाथ जोड़ करके प्रेस के सामने कहा था, क्योंकि लोगों ने मिठाई लाई, मैंने मिठाई वापस कर दी। लोग झलूस निकालने के लिए, पटाखे छोड़ने के लिए तैयार थे, जिंदाबाद करने के लिए तैयार थे, मैंने सबको मना किया। मैंने कहा कोई नारा नहीं लगेगा, कोई जिंदाबाद नहीं होगी, कोई मिठाई नहीं बटेगी, कोई पटाखा नहीं चलेगा, क्योंकि एक माँ ने अपना बेटा तो खोया ही है। वो मेरी गलती से नहीं हुआ, वो दुर्भाग्यवश हो गया, लेकिन एक बेटा तो एक माँ ने खोया ही है। और आपको पता होगा, जिन लोगों ने मेरे खिलाफ मुकदमे में जो चश्मदीद गवाह थे, जिनके गोलियां लगी, उन्होंने बाद में एहसास किया कि हमसे गलती हुई और उन्होंने कोर्ट में बयान दिया कि इसमें सूर्यकांत धस्माना का कोई दोष नहीं है, ना उनके पास हथियार था, ना उन्होंने गोली चलाई, तभी तो मैं बरी हुआ। और उसके बावजूद मैंने ये ऐलान किया, और मैं आज भी आपके कैमरे के आगे कह रहा हूँ कि उस माँ ने अपना बेटा खोया। अगर कभी मुझे अवसर मिलेगा तो उसके पैर पकड़ के मैं इसके लिए माफ़ी भी मांगूंगा कि उसका बेटा तो गया ही है, वो मेरी गलती से नहीं गया। लेकिन किसी भी माँ का अगर बेटा जाएगा तो उसको कष्ट होगा। इसलिए मुझे खुशी नहीं हुई जब मैं चाहता तो नेता तो बलात्कार से छूटते हैं, बिना ब्याही माँ का बच्चा होने के आरोप से छूटते हैं, तो बड़े बड़े होर्डिंग और बैनर लगा लेते हैं, बरी हो गए साहब, मालाएं डलती है, झलूस निकलते हैं। मैं बरी हुआ, मैंने न मिठाई बंटने दी, न मैंने झलूस निकाला, न मैंने जिंदाबाद का नारे लगने दिया, क्योंकि मेरे अंदर वो एहसास है आज भी कि एक बेटा तो गया ही, वो उत्तराखंड राज्य के लिए गया। वो देखिए आज की जो राजनीति धस्माना जी, ये भावुकता जो आपके अंदर हम देख रहे हैं, जो भावुकता है, लेकिन आज की जो राजनीति है वो साम दंड भेद की जो राजनीति है उसमें ये भावुकता देखिए, रामचरितमानस में विभीषण जी अधीर हो गए। वो जानते थे कि राम तो भगवान है, वो जानते थे कि राम को तो कोई हरा ही नहीं सकता, लेकिन मानव स्वभाव अधिक प्रीति मन भा संदेह, बंदी चरण का सहित स्नेहा, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, कई विधि जीता वो वीर बलवाना। भगवान राम ने क्या कहा? उसने कहा भाई ठीक है, रावण के पास रथ है, मायावी शक्तियां हैं, अस्त्र है, शस्त्र हैं, लेकिन सत्य नहीं है। सखा धर्ममय अस रथ जाके, जिसके पास सत्य का रथ होगा वही जीतेगा। तो हम तो उस परंपरा को मानने वाले हैं, हमारे पास सत्य है। अंतोगत्वा जीत तो सत्य की होती है अल्टीमेटली। और जब अपराध बोध ना हो तो डर किस बात का, भय किस बात का? आप कह रहे हो हारते हो और फिर लड़ते हो, तो मैं डरूं क्यों? 100 बार हरा दो मुझे, अभी लड़ूंगा और कोई दिक्कत नहीं है। वोट से हारने से क्या दिक्कत है? मैं लड़ रहा हूं ना, अपने काम के लिए लड़ रहा हूं, मैं लोगों के लिए कमिटेड हूं। मैं आराम से एसी में सो सकता हूं। इस समय आपके इंटरव्यू दे रहा हूं, मैं आराम से घर पे जाकर के अपने बच्चों के साथ, मेरे बच्चे भी हैं, मेरी बिटिया आई हुई है, वो पेरिस में जॉब करती है,
मेरा बेटा है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी करके आया है, उसने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, हिंदू कॉलेज से उसने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है। मेरी बेटी ने पेरिस से MBA करके वो जॉब भी वहीं कर रही है, वो IB है। मैं चाहता तो आपके यहाँ इंटरव्यू देने क्यों आता, भाग भाग के आ रहा हूँ मथुरा वाला से, क्योंकि मेरा कमिटमेंट है। अरे हम तो उन लोगों के बारे में सोचते हैं जिन्होंने फांसी के फंदे चूम लिए, जिनको ये पता भी नहीं था कि आज देश आज़ाद होगा कि नहीं होगा। हमें ये तो पता है कि आज नहीं जीतेंगे तो कल जीत जाएंगे, कल नहीं जीतेंगे तो परसों जीत जाएंगे, कुछ नहीं होगा तो इनडायरेक्टली कहीं चुनाव चले जाएंगे अंदर। ये तो हमारे पे चॉइस है। उनको तो ये भी नहीं पता था कि देश कभी आज़ाद होगा और उन्होंने फांसी के फंदे चूम लिए। हमारे पास तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। अपॉर्चुनिटी पे एक सवाल है मेरा, आपने कहा हेमवती नंदन बहुगुणा जी आपके राजनीतिक गुरु रहे हैं जी। अब जो उनके बच्चे हैं, एक पुत्र और पुत्री, दोनों कांग्रेस से भाजपा में आ गए, और एक तो मुख्यमंत्री भी रहे और एक कैबिनेट मंत्री भी रहे, और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने बेटे को भी सेट राजनीति में सेट करा दिया। तो मुझे लगता है कि लोकदल, उसके बाद समाजवादी पार्टी, फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, फिर कांग्रेस, तो लगता है कि अब हेमवती नंदन बहुगुणा जी के जो खुद बच्चे हैं वो भाजपा में आ गए हैं, तो कहीं सूर्यका धस्माना कल भाजपा में तो नहीं देखे जाएंगे। मैं तो 17 मार्च 2016 को, जिस दिन विजय बहुगुणा जी ने निर्णय लिया कि वो भाजपा में जाएंगे और पार्टी विभाजित की, मैं उन्हीं के साथ था, उन्हीं के साथ था। और संयोगवश, ये आप तस्दीक कर सकते हैं इस बात का, मैं उनको आमंत्रित करने गया था। उन्होंने कहा कि आज क्या बात, सूटेड बूटेड हो, कुर्ता पजामा पहन के मैं गया हुआ था। अक्सर मैं सुबह की मीटिंग मेरी बहुगुणा जी से ट्रैक सूट में होती थी, तो जब मैं उस दिन कुर्ता पजामा पहन के गया, उन्होंने मुझसे सवाल किया, सूर्यकांत आज तो सूटेड बूटेड हो। तो मैंने कहा साहब आज मेरे गुरुजी का पुण्यतिथि है। तो वो एकदम चौंक गए। उन्होंने सौरभ को बोला कि सौरभ क्या तैयारी है, तो शायद कोई तैयारी नहीं थी। मैंने कहा आपको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, घंटा घर की प्रतिमा में माल्यार्पण करना है, वहाँ मैंने तैयारी कर रखी है, आपको आना है। उनके पिताजी की पुण्यतिथि थी। वो उनके शारीरिक पुत्र हैं, मैं उनका वैचारिक पुत्र। वो हेमवती नंदन बहुगुणा जी के शारीरिक पुत्र, उनके शरीर से पैदा हुआ, लेकिन मैं बहुगुणा जी के विचार से पैदा हो रहा हूँ। मैं बहुगुणा जी की उस बात को कभी नहीं भूलता, जब जनता दल बन रहा था और बहुगुणा जी के पास मुलायम सिंह जी उनकी कोठी में गए थे। मैं DAV कॉलेज का प्रेसिडेंट जीत करके गया था 1988 में, और मैं बहुगुणा जी के चरणों में बैठा था, और उसी समय मुलायम सिंह जी वहाँ पहुँच गए। और मुलायम सिंह जी ने उनसे आग्रह किया कि यूपी के सारे लोग, बिहार के सारे लोग, उड़ीसा के सारे लोग आपके नेतृत्व में नई पार्टी में जाना चाहते हैं। तो बहुगुणा जी ने कहा था कि मुलायम सिंह, उस पार्टी के नेता जो बन रहे हैं देवीलाल और VP सिंह, उनसे कहो कि नई पार्टी जो बन रही है ऐलान करो कि उसका रिश्ता कभी भी RSS और BJP से नहीं होगा, तो मैं उस पार्टी में शामिल हो जाऊँगा। वो याद मैं आज भी नहीं भूलता हुआ। 17 मार्च 2016 को मैं विजय बहुगुणा के साथ था, और जब उनका ये निर्णय हो रहा था कि वो क्या करेंगे, तो मैंने असहमति व्यक्त की थी। और हरीश रावत जी वहीं मौजूद थे, वो आए थे, बगल में बीजापुर में मुख्यमंत्री आवास था गेस्ट हाउस में, वहाँ से वो वहाँ पहुँचे थे। उन्होंने मुझे कहा कि सूर्यकांत जी इनसे बात करो। मैंने कहा मेरे बस की बात नहीं है, आप बड़े लोग हो, आप अपना मामला खुद निपटाओ, लेकिन मैं तो वैचारिक प्रतिबद्धता मेरी है, मैं कांग्रेस में हूँ और रहूँगा। तो हम तो हमारा ये, मेरे पास बहुत सारे अवसर मैं गिनाने लगूंगा तो पूरी एक रात कहानी किताब छप सकती है पूरी। तो इसलिए मेरे पास ऐसा नहीं है कि मेरे पास अवसर नहीं थे। 2002 में NCP में जब मैं गया तो मुझे धक्का दे करके भगाया गया। मैं तो कांग्रेस में आ गया था समाजवादी पार्टी से, मुझे कांग्रेस में रहने नहीं दी गया। आज मैं आपसे पहली बार ये खुल के कह रहा हूँ, 2002 में तो मुझे धक्का दे करके कांग्रेस से बाहर किया गया, मुझे रहने नहीं दिया गया। कांग्रेस में जब मैं आया था उस समय कांग्रेस की हालत क्या थी वो सब लोग जानते हैं। कांग्रेस में जब मैं आया तो कांग्रेस को हमने मजबूत किया, और हमसे ये कहा गया था, कुछ कहा गया, उसका पालन नहीं किया गया, कमिटमेंट और मुझे धक्का दे करके बाहर किया गया। मैं मजबूरी में गया, लेकिन तब भी मैं BJP में जा सकता था। मैं NCP में क्यों गया? क्योंकि मेरा DNA जो है वो सेकुलर है, DNA सेकुलर है। तो मैं NCP में गया। वहाँ मैंने 6 साल बिताए, और शरद पवार जी का मैं बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मेरे पे इतना भरोसा जताया कि मुझे चुनाव हारने के तुरंत बाद मुझे प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया, और मैंने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पार्टी को यहाँ खड़ा किया। और ऐसा खड़ा किया कि 2007 में सोनिया जी इस बात से सहमत हो गई कि यहाँ पर अलायंस हो कांग्रेस और NCP का, और उस सहमति पे भी जिसने हड्डी डाली उस हवन में, वो भी सब जानते हैं, वो नहीं होने दिया गया। उसका नतीजा भुगता हमने भी और कांग्रेस ने भी। 2007 में कांग्रेस सत्ता में नहीं आई, BJP आ गई, मत विभाजन हो गया। RK धवन साहब का मैं फिर धन्यवादी हूँ, उन्होंने फिर पहल करी
और मुझे फिर कांग्रेस में ले गए। और तब मैंने सोनिया जी के सामने ये संकल्प लिया था कि जब तक ये शरीर रहेगा मैं कांग्रेस में रहूँगा। तो मेरे पे कितने अवसर आ जाएँ, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, मुझे टिकट मिले ना मिले। 2008 में गया मैं, 8 में तुरंत मेयर का चुनाव हो गया। उस समय भी मैं सबसे मजबूत कंटेंडर था। सब कहते थे कि सूर्यकांत धस्माना को मिलेगा, जीत जाएगा। टिकट नहीं मिला, सूरज सिंह नेगी जी को मिल गया, तीसरे नंबर पे रहे। एक इंडिपेंडेंट जो मेरे खिलाफ लड़ करके तीसरे नंबर पे आई, वो दूसरे नंबर पे आई, रजनी रावत। इंडिपेंडेंट मेरे खिलाफ तो वो बसपा से लड़ी थी, और उस समय लड़ी थी जब प्रमोशन में रिजर्वेशन एक बड़ा इशू हो गया था, और सारा अनुसूचित जाति का जो वोट था वो बसपा को चला गया। 45,000 वोट उसने लिए, मुझे 60,000 मिले। तो मैं तो इस कारण से हारा। लेकिन सूरज सिंह नेगी जी बड़े, तो जो जीते उनको कितने वोट मिले? हमें खिलाफ हमने बताया तो हमें 60 आपको मिले, 80 उन्हें मिले। 80 उन्हें मिले। हाँ, तो यानी 20,000 वोटों से वो जीत गए। वो जीत गए। विनोद भाई जीते, विनोद चमोली मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, वो जीते। मैं आपको कह रहा हूँ हार जीत ये सारी चीज़ें लगी रहती है। मैं तो आपको अवसर की, आपने कहा अपॉर्चुनिटी की बात, तो मैं एनसीपी में गया, एनसीपी से कांग्रेस में आया। कांग्रेस में आप ये एश्योर कर रहे हैं कि भाजपा में जाने का आपका कोई वो मुझे 8 में टिकट नहीं मिला, मैं तब कुछ कर लेता। मुझे 12 में फिर कमिटमेंट करके टिकट नहीं मिला। मुझे कहा गया कि आप मुकदमा आपके खिलाफ चल रहा है, आप बरी नहीं हुए। 2012 में मैं बाकायदा बाइज्जत बरी हो गया। 2013 में मुझे मेयर का टिकट मिला। 13 में मैंने आपको बताया कि उस समय परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग मोदी जी घोषित हो गए, और प्रमोशन में रिजर्वेशन वाला इशू आ गया। उन कारणों से मैं चुनाव हार गया। तो भाजपा में नहीं जा रही है एश्योर? नहीं, मैं कब किसने बात कहा कि मैं भाजपा में जाऊंगा? मैंने कहा कि भाजपा में जाने की जो अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास थी, माफ़ करिए, उत्तराखंड में और किसी नेता के पास नहीं थी। जिस लेवल की अपॉर्चुनिटी और जिस लेवल का रास्ता मेरे पास था, किसी पे नहीं था। धस्माना जी 2002 मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं बीजेपी में, मेरे सारे बहुत अच्छे मित्र हैं, राष्ट्रीय स्तर पे भी और लोकल स्तर पे। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। निशंक जी से मेरे भाई के समान रिश्ते थे। बीसी खंडूरी जी मेरा बहुत सम्मान भी करते थे, और मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने जितने आग्रह उनसे किए उन्होंने हमेशा स्वीकार किए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता दूंगा कि मुख्यमंत्री रहते हुए, और मैंने पब्लिक ले करा, अपने लिए तो कुछ करा नहीं। ना मेरा लाइसेंस, ना मेरा कोटा, ना मेरा परमिट, मेरा कुछ नहीं। मेरा तो जो कुछ है सब ऑन पेपर लीगल है। तो मेरा कोई ऐसा धंधा नहीं था कि मुझे मुख्यमंत्री की जरूरत है। लेकिन मेरी मित्रता थी, मेरे रिश्ते थे। भुवन चंद खडूरी जी की माता जी को हम बुआ जी बोलते थे, क्योंकि वो हेमंती नंदन बोगड़ा की सगी बहन थी, दुर्गा खंडूरी जी, तो इसलिए उनसे भी रिश्ता था। आज भी विजय भाई से या सौरभ से या रीता दीदी से या शेखर से या जितने साकेत हैं, सबसे मेरे रिश्ते हैं। उस परिवार से मेरे गहरे रिश्ते हैं। इसलिए मैं राजनीति में कभी व्यक्तियों के खिलाफ बोलता भी नहीं हूँ, व्यक्तिगत में कभी हमले करता भी नहीं हूँ। व्यक्तिगत आरोप, मुद्दों की राजनीति, मुद्दों की राजनीति मुद्दों की करनी चाहिए। इतनी गुंजाइश रहे, कल मिले तो कम से कम एक दूसरे को नमस्ते तो कर लें, हंस के तो बात कर लें। कोई हमारी पॉलिटिक्स में दुश्मनी है क्या? हमने क्या एक दूसरे का खोया? समाज में हमारे कमिटमेंट है, उनके भी कमिटमेंट है। उनका अपना रास्ता है, मेरा अपना रास्ता है। उनकी अपनी तरीका है, मेरा अपना तरीका है। इन्हीं कमिटमेंट पे एक सवाल है कि 2002 में, आखिरी सवाल है मेरा आपसे, 2002 में उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद जब आपने पहला चुनाव लड़ा, आज 2024 में खड़े हैं, यानी 22 साल हो चुके हैं। तब की राजनीति और अब की राजनीति में आप क्या फ़र्क पाते हैं? इसे कांग्रेस के लिहाज से, कांग्रेस के चश्मे से या भाजपा के चश्मे से मत बताइएगा, एक आम जनमानस है। मैंने 1982 की राजनीति देखी है, मैं 2002 से बात नहीं कर रहा। मैं उत्तराखंड राज्य बनने की बात, मैं 1982 की बात, 82 से बता दीजिए अभी तक। मैं 82 से लेकर अब तक की राजनीति कर रहा हूँ। कंडीशनिंग करनी पड़ती है। अगर हम उस समय के एरा में जिएंगे तो हम तो फंदा लटका के मर जाएंगे, जी नहीं पाएंगे। कैसे बदलेंगे? आज की जो वर्तमान की राजनीति है, पहले लोग देखते थे कि बड़ा संघर्षशील है, बड़ा अच्छा भाषण दे रहा है, बड़े अच्छे तेवर हैं, बहुत लड़ाकू है, चलो इसको यूथ का अध्यक्ष बना दो, चलो इसका NSUI का बना दो, चलो इसको फलाने मोर्चे का बना दो। अब तो ये देखते हैं कि गाड़ी कौन सी है, अब तो ये देखते हैं कि कैसा, कौन सा ब्रांड का धनबल आ गया। नहीं, चुनावों में धनबल। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, अब का नज़रिया और तब का नज़रिया अगर देखोगे, बोगड़ा जी ने जब हमें बनाया होगा यूथ फॉर डेमोक्रेसी का और युवा लोकदल का, तब जब उन्होंने हमारे अंदर जो चीज़ देखी होगी, जो करंट देखा होगा। मैं 23 वर्ष की आयु में DAV कॉलेज का प्रेसिडेंट बना, और हम कभी बोगड़ा जी के सामने कुर्सी में बैठने का साहस नहीं करते थे। और जब बोगड़ा जी के पास मैं जीत करके आशीर्वाद लेने गया तो मीर कासिम और BP मौर्य उनके साथ बैठे थे, और जिस तरह से उन्होंने मुझे बुलाया और जिस तरह से उन्होंने मेरा परिचय कराया और मुझे बगल की कुर्सी में बैठाया, आज भी याद है। तो मुझे आज भी याद और जीवन भर मरने तक याद रहेगा।
तो बहुगुणा जी का शरीर जब तक नहीं छूटा, बहुगुणा जी जब जीवित थे और मुलायम सिंह जी का आग्रह उन्होंने ठुकराया और वो जनता दल में नहीं गए, तो मुलायम सिंह जी ने उस समय भी मुझे कहा और विनोद बरतवाल को कहा कि तुम दोनों मेरे साथ आ जाओ। हमने कहा जब तक बहुगुणा जी का शरीर है हम कहीं नहीं जा सकते, हम उनके साथ रहेंगे। और हम रहे जब तक बहुगुणा जी का अंतिम समय 17 मार्च 1989, जब तक वो जीवित रहे हम उनके साथ रहे। इतने सालों बाद किस चीज़ की टीस अगर पूछा जाए, साफ गोई से बता दीजिए किस बात की टीस रहती है? देखिए, हम मानव हैं, ऐसा हम झूठ बोलें कि हमें दुखी नहीं होता, हमें डिप्रेशन ही नहीं होता, क्यों नहीं होता? लेकिन हम वो मंत्र काम करता है ना, गुरु मंत्र, बहुगुणा जी का बनाया हुआ मंत्र कि निराशा का चैप्टर अपनी राजनीति के अगर करनी है तो अपने उसका चैप्टर ही उड़ा दो, पन्ना ही गायब कर दो उसका। नेवर, मैं कोई चुनाव हारा हूँ, मैं अगले दिन फिर फील्ड में, तो निराशा का चैप्टर नहीं, पहला मंत्र। दूसरा, टीस की आपने जहाँ तक बात करी, टीस ये होती है कि हम किसी व्यक्ति से, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, किसी नेता से कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन टीस ये है कि हम जिस सपने को लेकर के राजनीति में हैं, जो हम चाहते हैं, जब हम किसी असहाय आदमी को अपने सामने खड़ा देखते हैं और उसकी मदद करना चाहते हैं और किसी कारण से उसकी मदद नहीं कर पाते, जब किसी ऐसे बच्चे की, जो बच्चा शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, मैंने जीवन में आज तक नौटियाल जी कभी भी अपने किए हुए का बदला किसी व्यक्ति से नहीं मांगा। मैंने आज तक किसी वोटर को नहीं कहा कि मैंने तेरा ये काम किया था इसलिए तुझे मुझे वोट देना है। जहाँ 5 किलो अनाज में वोट, मैंने भाषण में भी नहीं कहा कभी कि मैंने ये काम किया था इसलिए मुझे वोट दो। पूरे कोरोना काल में मैंने आपको बताया कि मैंने हाथों में लोगों को अपने ले जा करके एम्बुलेंस में, अपनी एम्बुलेंस में, मैं पूरी, आज भी मेरी 2 एम्बुलेंस है, मेरी ट्रस्ट की चलती है। मैं पूरे कोरोना काल में अपनी गाड़ी में नहीं घूमा, एम्बुलेंस में घूमा, लोगों की सेवा करी। लेकिन पूरे चुनाव में मैंने किसी से बताया नहीं कि मैंने तुम्हें ऑक्सीजन का सिलेंडर दिया था, तुमको राशन की किट दिया था, तुमको फलानी चीज़ दी थी इसलिए मुझे वोट दे दो। जीवन में अगर करके कुछ कहा, वो हमको, हमारी हैसियत है क्या करने की, हमारी औकात है? हम तो निमित्त मात्र हैं, हम साधन मात्र हैं। और मैं इसलिए खुश होता हूँ, इसलिए जब मैं दफ्तर में बैठता हूँ और सुबह से लेकर शाम तक, कभी जॉली ग्रांट अस्पताल में, कभी विजय भाई को, आज ही विजय दसमाना जी को मैंने फ़ोन किया कि 20 साल का हरिद्वार का एक लड़का वेंटिलेटर में है, उसका डॉपलर टेस्ट होना है, कलर्ड जो अल्ट्रासाउंड मशीन है वो आईसीयू में नहीं जा पा रही है, आप कह दीजिए। उन्होंने भेजा। जब मैं महंत इंद्रेश चरण दास हॉस्पिटल में महंत जी को, देवेंद्र दास जी को फ़ोन करता हूँ कि सर महाराज जी बहुत गरीब है, इसका ये पैसा नहीं दे पा रहा है, थोड़ा कम कर दो, और वो कम कर देते हैं। जब मैं किसी भी देहरादून के, मेरा ये इतना सौभाग्य है, इतना आशीर्वाद है, मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद बने ना बने मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं देहरादून के किसी भी डॉक्टर को फ़ोन कर देता हूँ कि ये गरीब है, इसका पैसा माफ़ करना है, इसको डिस्काउंट करना है। कोई मना नहीं करता, आज तक मुझे मना नहीं किया किसी। और मैं सुबह से लेकर रात तक घर जब जाता हूँ तो मैं संतुष्ट रहता हूँ। ये सबसे बड़ा इनाम है आपको। इनाम है। तो ये टीस है कि जिस काम को मैं हाथ से कर सकता था, जिसको मैं एक आदेश से कर सकता था, वो कलम क्यों नहीं आ रही? तो पता नहीं, कभी किसी जन्म में कोई अपराध किया होगा, इस जन्म में भी हो सकता है अपराध किया होगा, ऐसा कोई सज़ा मिल रही हो, लेकिन वो सज़ा मुझे कहाँ मिल रही है? मैं तो बुरा ना माने, बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं मंत्रियों से वो टेंशन में रहते होंगे, जवाबदेही रहती होगी, मेरी जवाबदेही नहीं है। जिस दिन बन जाऊँगा कुछ तो जवाबदेही होगी, वो तो शायद और बेहतर काम करेंगे। आज जवाबदेही उस मायने में नहीं है कि आपको हमने एमएलए बना दिया, एमपी बना दिया, मिनिस्टर बना दिया, आप हमारी वजह से ये हो, आप ये नहीं कर रहे हो, आज वो जवाबदेही नहीं है। लेकिन मैं हमेशा जब सुबह घर से निकलता हूँ तो ये ईश्वर से प्रार्थना करके निकलता हूँ कि कोई मेरे पास अगर मदद के लिए आए तो मैं कुछ कर पाऊँ उसके लिए। और मैं संतुष्ट होता हूँ जब रात को घर जाता हूँ कि पूरे दिन में 1, 2, 3, 4, 5 कोई लोग ऐसे हमारे पास अगर आते हैं तो हम लोगों से आग्रह करते हैं। अभी हम आग्रह ही कर सकते हैं, मैं कलेक्टर से रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, रोज़ करता हूँ फ़ोन, डीएम को भी, एसएसपी को भी, कोतवाल को भी, किसी दीवान जी को भी रोज़ करता हूँ किसी ना किसी काम के लिए, लेकिन उनसे आग्रह कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कभी किसी ज़रूरतमंद के लिए हम आदेश करें कि भाई ये काम करना है, यू आर बाउंड टू डू दिस। अभी मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है।
और नहीं कोई मानता तो लड़ाई करनी पड़ती है। तो टीस जो आपने बोला कि टीस क्या है, टीस ये है कि मैं चाहता हूँ कि कभी इस राज्य के किसी, और सबसे बड़ा हमारे ऊपर जो कर्जा है हमारी मातृभूमि का, हमारे पहाड़ का, हमारे राज्य का, हमारी जो सबसे बड़ी इस उत्तराखंड की ताकत है वो यहाँ की महिला है, जिसको हम पहचान नहीं रहे। महिला ना हो तो पूरा पहाड़ खाली है। 4 लोग कंधा देने वाले नहीं है गढ़वाल में। किसी गांव में कोई मर जाता है तो बूढ़ी माएँ हैं, विधवा माएँ हैं, या वो लोग हैं जिनके पास इतना साधन नहीं है कि वो सतपुली के बाज़ार में आ जाए, या फिर थोड़ा और ज़्यादा पैसा हो तो कोटद्वार के बाज़ार में आ जाए, और थोड़ा और ज़्यादा हो तो देहरादून में प्लॉट ले लें। वो लोग हैं मजबूर वहाँ पहाड़ में, और उनमें ज़्यादातर महिलाएं हैं। उनके सर से घास का, लकड़ी का, पानी का बोझ जो जवानी में बूढ़ी हो जाती है, वो जब तस्वीर देखते हैं, क्योंकि मेरी ताई भी रही, मेरी दादी तो यहीं आ गई थी, लेकिन मेरे दादाजी की बहन जो बाल विधवा थी, पूरा जीवन उन्होंने पहाड़ में काटा। क्योंकि हमारी पहाड़ में संपत्ति बहुत थी तो उसके मैनेजमेंट के लिए वो वहाँ रहते थे। लेकिन वहाँ जब हम जाते थे पहाड़ में, और वो पूरे पहाड़ का तस्वीर आज भी हमारे दिमाग में आती है। तो टीस जो है वो टीस ये है कि 24 साल का उत्तराखंड हो गया, और यहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप वो डिलीवर करने में फेल है। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल लीडरशिप, इट इज़ ऑल पॉलिटिकल लीडरशिप अक्रॉस द पार्टी लाइन्स। वो फेल है वो डिलीवर करने में, जिस चीज़ के लिए संवैधानिक ताकत शायद आपको मिलती तो आप शायद बेहतर डिलीवर। वो टीस है कि हम कभी अगर पता नहीं पास होते हैं फेल होते हैं, लेकिन एक बार अवसर तो मिले। एक बार अवसर तो मिले, जब एग्ज़ाम में बैठेंगे अवसर मिलेगा, और अगर कोई ताकत मिलेगी, और उसके बाद अगर पास होते हैं फेल होते हैं, फिर तो समय हमारा निर्णय करेगा कि हम उसमें पास हुए या फेल हुए, या हम बड़ी बड़ी बात करते थे और करा कुछ नहीं। तो जिन लोगों को अवसर मिले उनकी तुलना कहीं ना कहीं होगी। तो मैं आपका बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ कि आपने आज मुझे मौका दिया, और बहुत सारी ऐसी बातें जो पहली बार मैंने आपके चैनल में डिस्क्लोज़ करी, क्योंकि रोज़ मेरे इंटरव्यूज़ होते हैं, चैनल्स भी लेते हैं, अखबार भी लेते हैं, और मैं कोई ना कोई बात ऐसी लोगों के सामने रखना चाहता हूँ जिससे लोग मैं कोई सिंपैथी ये नॉन पॉलिटिकल बातें भी हमारी हुई, और हाँ बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल भी, और मैं एक रूप देखते हैं कोई लोग मानते हैं पॉलिटिकल है तो ये पॉलिटिकल बातें ही करेंगे, लेकिन एक नॉन पॉलिटिकल रूप भी है दसपारा जी का। देखिए, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, तो मैं तो अगर रामचंद्र की मानस की चौपाई भी बोलता हूँ तो लोगों से पॉलिटिकल बोल देते हैं। मैं अगर गीता का कोई श्लोक भी बोलता हूँ तो कहते हैं साहब ये बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ हैं, साहब बताइए गीता का ज्ञान है, जबकि वो मेरे संस्कार है। संस्कार। मैं तो रामचरितमानस की चौपाई पढ़े बिना घर से निकलता ही नहीं, कोई दिन ही नहीं होता ऐसा। कहीं नीच मती सुन अनुमान अच्छा कहा चुप साधी रहे हो, मैं तो कोई ना कोई चौपाई पढ़कर ही निकलता हूँ। जिस दिन जो संकल्प होता है उसकी चौपाई पढ़ लेता हूँ, क्योंकि रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कोई प्रश्न दुनिया का ऐसा है ही नहीं जिसका उत्तर ना हो। बड़े बड़े सवाल हैं। और एक कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, गिरते हैं सैसवारी मैदाने जंग में वो क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। सूर्यकांत धस्माना जी जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं इस समय उत्तराखंड कांग्रेस के, प्रयास जारी हैं। कहना है कि भाई कितनी बार भी गिरेंगे लेकिन फिर उठकर खड़े होंगे, और न सिर्फ उठकर खड़े होंगे, उसके बाद दौड़ भी लगाएंगे, क्योंकि मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है। उत्तराखंड राज्य स्थापना के बाद सपा में रहे, कहीं ना कहीं सपा पर दोष मढ़ दिया जाता है राजनीतिक पार्टियों द्वारा कि उत्तराखंड आंदोलनकारियों पर जो गोली चली कहीं ना कहीं सपा पर मढ़ दिया जाता है। सपा में रहे सूर्यकांत धस्माना और बहुत सक्रिय रहे, तो कहीं ना कहीं वो 18 सालों का जो धब्बा था, 18 सालों का जो राजनीतिक दर्श था वो झेला है, कहीं ना कहीं झेला है, उससे बरी भी हुए हैं। कोर्ट ने तो बरी कर दिया है। अभी देखने वाली बात होगी कि सामने चुनाव है, तैयारी पूरी है, जनता की, उत्तराखंड की जो जनता है, उत्तराखंड की जनता की अदालत में कब बरी होंगे। विजन साफ है कि राजनीतिक जो उद्देश्य है वो किसी चीज़ को पाना नहीं है, ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ प्राप्त है। बस उद्देश्य ये है कि एक संवैधानिक ताकत मिले तो शायद उत्तराखंड की जनता का और भी बेहतर तरीके से भला कर पाए। अब ये देखने वाली बात होगी कि उत्तराखंड की जनता इन्हें किस रूप में लेती है, और ये अपना संदेश किस रूप में जनता तक पहुंचा पाते हैं। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा पर्सन शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।